नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से यूनियन कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने को लेकर मंजूरी दे दी है और तो और इसके लिए फंड भी एलोकेट कर दिया है। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे कि क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे कारगर बनाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के आ जाने से क्या पहली रिक्रूटिंग एजेंसीज जैसे आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी रहेंगे या नहीं, हम सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और ये भी जानेंगे कि दूर दराज से आने वाले छात्रों स्पेशली विमेन कैंडिडेट्स के लिए ये कैसे मील का पत्थर साबित होगा। सो हम सब कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी को बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट में एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम कराएगा, जो अभी तक आपको हर एग्जाम का इंडिविजुअली देना होता था। अभी तक आपको क्या था कि मल्टीपल एग्जाम्स का प्रिलिमिनरी या टायर 1 एग्जाम देना होता था, लेकिन एनआरए के आ जाने से आपको सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी सी चंद्रमौली ने बताया कि औसतन 2.5 से 3 करोड़ एस्पिरेंट्स करीब 1.25 लाख वैकेंसीज के लिए, 1.25 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए हर साल एग्जाम देने आते हैं। और जब एनआरए पूरी तरह से बन जाएगा तो एनआरए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा, अगर शॉर्ट में बोलें तो सीएट कराएगा, और इसी सीएट के स्कोर के बेसिस पर जो कैंडिडेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मिनिस्टर कौन है, कौन से मिनिस्टर उसे हेड करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देखिए, अब हम ये जानेंगे कि एनआरए की जरूरत क्यों है। देखिए, जो एनआरए है वो सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में कॉमन टेस्ट कराएगा कि नहीं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, शुरू में क्या होगा, जब सीएट बनेगा तो ग्रुप बी और सी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए होगा, जो अभी तक एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जैसी रिक्रूटिंग एजेंसीज कराते थे और इंडिविजुअली आपको हर एग्जाम का प्रिलिमिनरी और या फिर मल्टीपल या फिर टायर 1 के नाम से इसे जाना जाता है, वो आपको देना पड़ता था। ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें और भी एग्जाम्स इसके एम्बिट में लाए जाएंगे। राइट। अब देखिए, एसएससी जो था वो डीओपीटी का ही एक अटैच्ड ऑफिस है। इसे 4 नवंबर 1975 को एक रेजोल्यूशन के माध्यम से बनाया गया था और पहले इसका नाम सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हुआ करता था। देखिए, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कब हुआ, डेट और ईयर के साथ बताइएगा। आईबीपीएस क्या है? आईबीपीएस एक ऑटोनॉमी बॉडी है जिसे 1984 में एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए, ऑटोनॉमी बॉडीज वो होती हैं जिन्हें स्पेसिफिक पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और एसएससी के भी हेडक्वार्टर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो सब मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनआरए के आ जाने से एसएससी और आईबीपीएस, आरआरबी जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजेंसीज हैं, वो रहेंगी या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल रहेंगी, और एनआरए में भी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी से प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स जरूर आएंगे। ठीक है। और जो ये टेस्ट कंडक्ट कराएगा वो 3 लेवल्स में होगा। ग्रेजुएट्स के लिए 12th पास और 10th पास के लिए होगा। राइट। और इसका जो सीएट का पाठ्यक्रम है वो कॉमन रहेगा, उसका जो करिकुलम है वो कॉमन रहेगा। हाँ, आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी जो एजेंसी हैं वो सीएट स्कोर के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन कराएंगी, मतलब जो आपके टायर 2 और टायर 3 होते हैं एग्जाम्स के, जो भी होते हैं वो कराएगी। ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसको कि इसमें और क्या किया गया है। देखिए, ये कैंडिडेट्स को ज्यादा सहूलियत कैसे देगा, इसे भी जान लेते हैं। देखिए, अभी तक क्या होता था, एस्पिरेंट्स को मल्टीपल एग्जाम्स देने के लिए बहुत बार अलग अलग संस्था द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं प्रीलिम्स या टायर 1 जैसी परीक्षा से गुजरना होता था। तो इससे जो पुअर कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर एग्जामिनेशन फीस का खर्चा, फिर अगर वो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनके वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होगा तो वो एग्जाम देने के लिए ऑब्वियसली शहर से बाहर, अपने गाँव या उन एरिया से बाहर आएंगे, शहर में आएंगे, तो उसमें ट्रैवल का खर्च,
वहां पर रहने सहने का खर्च, क्योंकि एक दिन पहले आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ज्यादातर अगर महिला कैंडिडेट है तो उनके पेरेंट्स वैसे ही अलाउ नहीं करते हैं, और अगर वो देने भी आते हैं तो उनके साथ में कोई आते हैं। अब वो आया है तो उसका भी ट्रेवल का खर्च, उसके भी वहां रहने सहने का खर्च। तो इससे क्या था, एक एग्जाम देने के लिए ही फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। और ये जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कैंडिडेट को एक से ज्यादा बार सहना होता था, क्योंकि एक कैंडिडेट एक ही एग्जाम फिल नहीं करता, वो मल्टीपल एग्जाम्स फिल करता है कि किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा। तो अगर इस एग्जाम को हम सिंगल एग्जाम बना देंगे आने वाले टाइम में, तो कैंडिडेट का जो वित्तीय बोझ है वो कम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और गवर्नमेंट चाहती है कि वो हर जिले में एग्जाम सेंटर को बनाए और इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करे। स्पेशली जो हमारी 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे आकांक्षी जिले हैं, उनमें तो बिल्कुल हो ही एग्जामिनेशन सेंटर, ऐसा गवर्नमेंट बिल्कुल चाह रही है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो सीएट का स्कोर है वो कब तक वैलिड रहेगा। देखिए, रिजल्ट के डिक्लेयर होने की तारीख से 3 साल तक सीएट का स्कोर वैलिड होगा और एस्पिरेंट्स कितनी भी बार सीएट दे सकते हैं, ठीक है। आप मार्क माय पॉइंट्स, मैं बोल रही हूँ, एस्पिरेंट कितनी भी बार सीएट दे सकता है और जो भी स्कोर उसका बेस्ट होगा उसे कैंडिडेट का करंट सीएट स्कोर मान लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, सीएट देने के लिए एक एज लिमिट जरूर लगाई जाएगी, लेकिन SC, ST, OBC और अदर कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए एज लिमिट में रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, ठीक है। अब जो ये सीएट है वो 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा और इससे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, इससे बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। और जो ये सीएट का स्कोर है वो सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, PSUs, प्राइवेट सेक्टर भी बिल्कुल अच्छे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसका लाभ ले सकते हैं। और सीएट जो है वो 1000 सेंटर में कंडक्ट कराया जाएगा, सीएट का जो एग्जाम है, ठीक है। और इसके लिए एक जिले में एक एग्जाम सेंटर होना जरूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट इस चीज को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक जिले में एटलीस्ट एक एग्जामिनेशन सेंटर तो हो, जिससे जो कैंडिडेट है उसे अपने एरिया से बाहर निकल के एग्जाम ना देने आना हो और उसका फाइनेंशियल बर्डन कम हो। देखिए फाइनेंशियल बर्डन कैंडिडेट का ही नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी होता है, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स में वो बार बार सेंटर लेंगी, ठीक है, बच्चे को अलॉट करेंगे, तो वहां भी तो वो सेंटर जहां लेते हैं तो पैसा देते हैं, तो बार बार खर्चा होता है। इससे गवर्नमेंट का भी जो एक्सपेंडिचर है वो खत्म होगा, वो कम होगा, ठीक है। कैंडिडेट का भी फायदा और गवर्नमेंट का भी फायदा, राइट। अब हम बात करते हैं कि एनआरए को बनाने के लिए कितना फंड दिया गया है। तो इसमें 1517.57 करोड़ का अमाउंट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है और इसे 3 साल के पीरियड में खर्च किया जाएगा। और इसमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बनाने हैं उन पर भी इसी अमाउंट से पैसा लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? और सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए, ये जो सरकार का फैसला है वो एक ऐतिहासिक कदम है और हम आशा करते हैं कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में निश्चय ही सुधार लेकर आएगा। आपके क्या सुझाव हैं? आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।